वेलकम टू ईगन। चलिए हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में एक टॉपिक पढ़ करके देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, उसके बारे में स्टडी किया था और उनका हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था। उसके बाद हम लोगों ने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखे। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के कुछ ऐसे यूजफुल रिजल्ट्स को आज डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। और आगे चल करके हम लोगों को पावर सिस्टम की जब अपन स्टडी करेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट पे, तो वहाँ हमको काफ़ी यूजफुल रहेंगे। हमको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स वगैरह की स्टडी में भी ये रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी काम आने वाले हैं। तो देखिए पहला रिजल्ट क्या है। इन ए स्टार कनेक्टेड सर्किट with neutral point isolated, zero sequence component of line current is absent। इसका मतलब क्या है कि यदि हमको कोई स्टार कनेक्टेड सर्किट दिया हो जिसका न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड है, उसमें जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट लाइन करंट में होते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब वो जीरो होते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक स्टार कनेक्टेड सर्किट है, उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ना तो वो ग्राउंडेड है, ना ही वो किसी दूसरे सर्किट से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आइसोलेटेड है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो लाइन करंट्स होते हैं उनके जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं। चलिए अपन उसी को एक बार देखते हैं कि कैसे वो जीरो होते हैं। तो जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट ए होगा वो क्या कहलाएगा, आई ए जीरो। वैसे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन बी आई बी जीरो कहलाएगा और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन सी जो होगा वो आई सी जीरो कहलाएगा। और आई ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं। आई ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, जहां पर हम जानते हैं कि आई ए आई बी और आई सी जो है वो लाइन करंट से, देखिए ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम में ये तीन लाइन करंट है, आई ए आई बी और आई सी। तो ये हो गया हमारा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट ए। यही सेम लाइन करंट बी लाइन के लिए भी होगा और यही सेम जीरो सीक्वेंस करंट लाइन सी के लिए भी होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार अपन केसीएल अप्लाई करते हैं। कहां पर, एट नोड एन पर। इस नोड पर यदि हम केसीएल अप्लाई करें तो केसीएल हम जानते हैं, केसीएल क्या कहलाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए नोड इज इक्वल टू जीरो। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, ये हम जानते हैं। तो इस नोड की तरफ इनकमिंग करंट्स कितने हैं देखिए, तो वो है आई ए, आई बी और आई सी। ये तीन इनकमिंग करंट्स हैं, इन तीनों का जो समेशन होगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। तो यहां से आउटगोइंग करंट कोई भी नहीं है क्योंकि न्यूट्रल तो आइसोलेटेड है, इसलिए आउटगोइंग करंट्स का समेशन होगा जीरो। तो हम लोगों को क्या पता चला कि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो होता है। इसी को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो आई ए जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आई ए जीरो की वैल्यू आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय इन तीनों का समेशन, देखिए यहां से आ रहा है जीरो, जीरो इज इक्वल टू आ गया जीरो। हम जानते हैं कि आई बी जीरो जो होता है वो आई सी जीरो के बराबर होता है और ये दोनों जो होते हैं वो आई ए जीरो के बराबर होते हैं। और आई ए जीरो जो है वो जीरो आया है, तो इसका मतलब है कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ऑल द लाइन करंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। यही हमारा एक यूजफुल रिजल्ट है कि जब भी हमारा न्यूट्रल आइसोलेटेड रहेगा तो उसमें लाइन करंट्स के जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। अब एक दूसरा केस अपन लेकर के देखते हैं कि सपोज द न्यूट्रल पॉइंट इज ग्राउंडेड। अब की बार हम ऐसा कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आइसोलेटेड नहीं है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ग्राउंडेड है, यहां ग्राउंड से वो कनेक्टेड है। तब क्या होगा, देखिए ये पॉइंट न्यूट्रल है, ये हमारा करंट आई ए है, ये करंट आई बी है और ये करंट आई सी है। यहां से जाने वाला जो करंट होगा वो आई एन होगा, न्यूट्रल का करंट। अब यदि मैं केसीएल लगाऊं एट नोड एन, एन पर यदि मैं केसीएल लगाता हूं तो क्या होगा, इनकमिंग करंट्स हैं आई ए आई बी और आई सी। तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी का जो समेशन होगा वो आउटगोइंग करंट्स कौन सा है, सिर्फ आई एन जो है वो आउटगोइंग करंट्स है, तो उसके आउटगोइंग करंट्स के बराबर होगा। तो मतलब समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। तो मतलब आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई एन। अब हमारा जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट ए होता है वो क्या है, 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। यदि हम इसी में वैल्यू को पुट करके देखते हैं और यदि मैं आई ए जीरो निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। और आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी कितना है, वो आया है आई एन। तो इसका मतलब क्या आ गया कि आई ए जीरो की वैल्यू आ गई है 1/3 न्यूट्रल करंट। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है तब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट जो होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं। यही जो होगा वो आई बी जीरो भी होगा, यही जो होगा वो आई सी जीरो भी होगा, और ये दोनों जो होंगे वो आई ए जीरो के बराबर होंगे और ये होगा 1/3 आई एन। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि जीरो सीक्वेंस करंट मे बी प्रेजेंट इन लाइन करंट्स व्हेन न्यूट्रल इज ग्राउंडेड। जब न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है तो जीरो सीक्वेंस करंट जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट। लेकिन एक पर्टिकुलर केस ऐसा होता है
यदि सर्किट जो है बैलेंस है और बैलेंस करंट ड्रॉ कर रहा होगा तब IA 0 इज इक्वल टू फिर से 0 होगा। मतलब कि भले ही न्यूट्रल ग्राउंडेड क्यों ना हो, लेकिन यदि ये सर्किट बैलेंस है और ये जो तीनों करंट्स है वो भी बैलेंस है, तब क्या होगा, IA 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस केस में भी IA 0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बैलेंस करंट्स का जो समेशन होता है वो 0 होता है, हम जानते हैं। IA प्लस IB प्लस IC जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि सर्किट बैलेंस है और बैलेंस करंट ड्रॉ कर रहा है तब भी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जो होंगे वो 0 होंगे, भले ही न्यूट्रल ग्राउंडेड क्यों ना हो। अब चूंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है वो सब लाइन करंट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ी हैं, लेकिन ये सेम जो होगा वो ट्रू होगा फॉर फेज करंट्स आल्सो, क्योंकि स्टार कनेक्शन में हम जानते हैं लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। तो जो चीजें हमने अभी लाइन करंट्स के बारे में डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें ये फेज करंट के लिए भी उसी प्रकार से ट्रू होंगी या वैलिड होंगी। तो ये हो गया अपना पहला रिजल्ट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इन ए डेल्टा कनेक्टेड सर्किट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइन करंट्स। इसका मतलब यदि कोई डेल्टा कनेक्टेड सर्किट होगा तो उसके लाइन करंट में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब जीरो सीक्वेंस करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। लाइन से इस डेल्टा कनेक्टेड सर्किट की वो कौन कौन सी है, ये लाइन A है, ये लाइन B है, ये लाइन C है। करंट जो है वो लाइन करंट IA, IB और IC है। ठीक है, फेस करंट्स की यदि अपन बात करें तो ये IAB फेस करंट है, ये IBC फेस करंट है और ये ICA तीसरा फेस करंट है। तो जो जीरो सीक्वेंस करंट होंगे, जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ लाइन करंट जो होंगे वो होगा IA 0 और उसकी वैल्यू होगी 0। ये अपने को प्रूफ करना है, ये हमको देखना है कि ऐसा होगा कि नहीं। और जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ लाइन करंट का फॉर्मूला क्या होगा, IA 0 का फॉर्मूला वो होगा 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। चलिए अपन क्या करें, सबसे पहले अपन इस पॉइंट A पर, इस नोड A पर एक बार KCL लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर KCL एट नोड A, यदि मैं इस नोड A पर KCL लगाऊंगा तो जो इनकमिंग करंट्स होंगे उसके समेशन आउटगोइंग करंट्स के समेशन के बराबर होंगे। तो IA इनकमिंग करंट है, ICA इनकमिंग करंट है और IAB आउटगोइंग करंट्स है। तो क्या हो जाएगा, IA प्लस ICA इज इक्वल टू IAB, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। और इससे क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा IA इज इक्वल टू IAB माइनस ICA। देखिए यदि मैं KCL नोड B पर लगाता हूं तो IB इनकमिंग करंट है, IAB इनकमिंग करंट है और IBC आउटगोइंग करंट है। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, IB प्लस IAB इज इक्वल टू IBC। इससे क्या पता चलेगा हमको, इससे हमको पता चलेगा कि IB की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी IBC माइनस IAB के। ठीक है, अब अपन नोड C पर KCL लगाएं तो बिल्कुल उसी तरह से KCL लगाएंगे। तो नोड C पर हम देखेंगे तो ये IC इनकमिंग है, IBC इनकमिंग है और ICA जो है वो आउटगोइंग करंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट का समेशन मतलब कि IC, ये वाला करंट जो है ये IC है, प्लस IBC इज इक्वल टू ICA जो है वो आउटगोइंग करंट है। इसका रिजल्ट आएगा IC इज इक्वल टू ICA माइनस IBC। तो इस प्रकार से हमने IA, IB, IC की वैल्यू फेस करंट्स के टर्म्स में निकाल ली है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला था जीरो सीक्वेंस करंट का वो क्या था, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। यहाँ से अपन IA प्लस IB IC की वैल्यू को पुट करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए IA 0 इक्वल टू 1/3 IA प्लस IB प्लस IC होता है। तो IA की वैल्यू क्या है, IAB माइनस IC है, वो पुट कर देता हूँ मैं। IB की वैल्यू क्या है, IBC माइनस IAB प्लस IC है, तो प्लस IC की वैल्यू क्या है, ICA माइनस IBC। इन सबको यदि अपन ऐड करें तो IAB माइनस IAB माइनस ICA प्लस ICA प्लस IBC माइनस IBC। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, मतलब IA 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इज इक्वल टू 0। यदि IA 0 इज इक्वल टू 0 होगा तो हम जानते हैं IB 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा और IC 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि तीनों जीरो सीक्वेंस करंट्स होते हैं वो फेज और मैग्नीट्यूड दोनों में आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोगों को एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट मिल गया है कि डेल्टा कनेक्टेड सर्किट में लाइन करंट्स के जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या उनकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। लेकिन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होते हैं वो फेजेस में फ्लो हो सकते हैं, मतलब फेज करंट के जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे मे एग्जिस्ट। इन जनरल वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फेज करंट्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए जो फेज करंट का जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा IAB 0 वो क्या होगा, 1/3 IAB प्लस IBC प्लस ICA, और इन जनरल वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्योंकि देखिए हमारे फेज करंट्स कौन कौन से थे, IAB, IBC और ICA फेज करंट्स थे।
तो उसका जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आई ए बी जीरो, और ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इन जनरल ये जीरो के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, आई ए बी जीरो, आई बी सी जीरो, आई सी ए जीरो, जो तीनों आपस में बराबर होते हैं, जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज करंट होते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आई ए बी जीरो इज इक्वल टू आई बी सी जीरो इज इक्वल टू आई सी ए जीरो इज इक्वल टू आई जीरो है, क्योंकि ये तीनों करंट जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और सपोज उसकी वैल्यू क्या है, आई जीरो है। तो ये जो आई जीरो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, इट इज अ सर्कुलेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए डेल्टा कनेक्टेड सर्किट। मतलब हमारा ये जो डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है, इसमें जो तीनों फेजेस का जो जीरो सीक्वेंस करंट है, मतलब वो इस प्रकार से इस सर्किट में सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि ये इसका जीरो सीक्वेंस करंट, इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपस में बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, मतलब वो यहीं पर ऐसा सर्कुलेट होता रहेगा। तो जो जीरो सीक्वेंस करंट होते हैं फेज करंट्स के, वो एक्चुअली में सर्कुलेटिंग करंट रहते हैं। अब एक पर्टिकुलर केस ऐसा है, देयर इज अ पर्टिकुलर केस इन विच जीरो सीक्वेंस करंट नॉट फ्लो इन द फेजेस, मतलब जनरली वो फ्लो होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसमें जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो फेज करंट्स में भी फ्लो नहीं होते हैं। वो केस कैसा है, चलिए अपन लोग उसको डिस्कस करके देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग ये देख लें कि जो फेज करंट्स में कौन कौन से हैं। तो फेज करंट हमारा आई ए बी है, आई बी सी है और आई सी है। सपोज ये जो इंपिडेंसेज हैं फेजेस में, ये जेड ए है, ये जेड बी है, और ये जो इंपिडेंस है वो जेड सी है। तो जो फेज इंपिडेंसेज हैं वो जेड ए, जेड बी और जेड सी। जो फेज करंट्स हैं वो आई ए बी, आई बी सी और आई सी है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपन इस पूरे सर्किट में, इस क्लोज पाथ में केवीएल अप्लाई करते हैं। इस क्लोज पाथ में ए बी सी ए में अपन केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल कैसा होगा, वोल्टेज ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। देखिए यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस, मतलब आई ए बी मल्टीप्लाइड बाय जेड ए, करंट इंपीडेंस मल्टीप्लाइड प्लस ये करंट मल्टीप्लाइड बाय ये इंपीडेंस। तो ये करंट है आई बी सी, इंपीडेंस है जेड बी। यहां तक पहुंच गया अपन, उसके बाद यहां से अपन यहां जाएंगे तो हमको ये करंट मिलेगा और ये इंपीडेंस मिलेगा। इसका वोल्टेज होगा आई सी ए मल्टीप्लाइड बाय जेड सी। जहां से हमने स्टार्ट किया था घूम करके अपन वहीं पहुंच गए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया अपना केवीएल इन दिस लूप ए बी सी ए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस, वो एक पर्टिकुलर केस कौन सा है, वो केस हम लोग लेते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर केस में जेड ए इज इक्वल टू जेड बी इज इक्वल टू जेड सी इज इक्वल टू जेड है। मतलब कि जो तीन इंपिडेंसेस तीन अलग अलग फेजेस में थे, यदि उन तीनों इंपिडेंसेस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो तब क्या होगा। तो चलिए इस इक्वेशन में अपन पुट करते हैं, तो आ जाएगा आई ए बी जेड प्लस आई बी सी जेड प्लस आई सी ए जेड इज इक्वल टू जीरो। ये जेड कॉमन निकल आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी ए इज इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं कि ये z कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, z जो है वो जीरो के बराबर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इनका समेशन ही जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन उसी को नोट करते हैं, आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी ए इज इक्वल टू जीरो होगा। तो मतलब है तीनों फेज करंट्स का जो समेशन होगा वो जीरो होगा यदि तीनों इंपिडेंसेस बराबर हैं। तो अब अपन ये देखते हैं कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज करंट क्या होता है। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज करंट जो होता है वो होता है 1/3 आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी ए। और हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया है कि आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो है, मतलब ये पूरा हो जाएगा जीरो। तो मतलब आई ए बी जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से मैं देख रहा हूं, देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं आई ए बी जीरो, आई ए बी जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, क्योंकि इनका जो समेशन है ये हमने अभी अभी यहां पर निकाला जीरो। तो इसका मतलब है आई ए बी जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि जो जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज करंट जो है वो आई ए बी जीरो, आई बी सी जीरो, आई सी ए जीरो बराबर होंगे जीरो के। तो ये हमने क्या निकाला कि एक पर्टिकुलर केस ऐसा होता है जिसमें जीरो सीक्वेंस करंट इन फेजेस फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, वो कौन सा केस है, तो वो ये केस है कि जब तीनों इंपिडेंसेस जो है वो बैलेंस हो, मतलब वो तीनों इंपिडेंसेस जो है वो बराबर होते हैं, तब डेल्टा कनेक्टेड सर्किट के फेजेस में भी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होता है। चलिए अगला रिजल्ट हम लोग देखते हैं
क्या है कि इन ए 3-फेज सिस्टम देयर इज नो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन लाइन वोल्टेजेस। इसका क्या मतलब है कि यदि कोई 3-फेज सिस्टम है, चाहे वो स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हो, दोनों ही सिस्टम में लाइन वोल्टेजेस में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है वो नहीं होता है। मतलब कि जो लाइन वोल्टेजेस हैं, कौन कौन से लाइन वोल्टेज हैं, जैसे VAB है, VBC है या VCA है, इनके जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज VAB 0, VBC 0, VCA 0, ये एब्सेंट होते हैं या इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो होती है। ये है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये डेल्टा कनेक्टेड और स्टार कनेक्शन दोनों के लिए वैलिड है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टार कनेक्शन का। देखिए ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम हम लोगों ने ले लिया है और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या वाकई में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट लाइन वोल्टेजेस में एब्सेंट है या नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने क्या लिया है कि ये जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है उसमें ये लाइन A है, ये लाइन B है, ये लाइन C है। तो जो वोल्टेजेस हैं लाइन वोल्टेजेस, वो लाइन वोल्टेजेस VAB है, इसका लाइन वोल्टेज VBC है और ये वाला जो लाइन वोल्टेज है वो VC है। फेज वोल्टेज कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर होगा फेज वोल्टेज AN, यहाँ होगा फेज वोल्टेज BN और ये वाला वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज CN। तो हम क्या करें, सबसे पहले अपन लोग एक बार KVL लगाते हैं इस लूप में, ANBA में। मतलब इस पर्टिकुलर लूप में मैं KVL लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, VAN, यहां से आऊंगा तो VAN प्लस VNB, फिर यहां से यहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू VAB। मैं प्लस VBA भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सीधे कर दिया VBA को उधर जा करके मैंने प्लस किया और उसको VAB लिख दिया। ठीक, तो इसका मतलब है VAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा VAN, VNB को मैं माइनस VBN लिख सकता हूं। हमारा लाइन वोल्टेज आ गया VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN। यदि मैं इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं तो VBC आ जाएगा VBN माइनस VCN। बिल्कुल वैसे ही यदि मैं इस लूप में KVL लगाता हूं तो क्या आ जाएगा, VCA आ जाएगा VCN माइनस VAN। वैसे भी आप देख सकते हैं कि VAB मतलब A ज़्यादा है B कम है तो VAN माइनस VBN, VBC है तो VBN माइनस VCN, VCA है तो VCN माइनस VAN। इस प्रकार से भी अपन उसको समझ सकते हैं एक बार। अब हमको निकालना था कि जो लाइन वोल्टेजेस का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो कैसे निकलेगा। तो सपोज लाइन AB का जीरो सीक्वेंस वोल्टेज में निकालता हूं VAB 0, तो आ जाएगा 1/3 VAB प्लस VBC प्लस VCA। VAB, VBC और VCA की वैल्यू यहां से पुट करें अपन लोग देख देख करके, तो VAB 0 कितना आ जाएगा, VAB की वैल्यू है VAN माइनस VBN, VAN माइनस VBN प्लस VBC कितना है, VBN माइनस VCN प्लस VCA है तो VCA है VCN माइनस VAN, VCN माइनस VAN। इसको एक बार जोड़ करके देखिए तो VAN माइनस VAN है, ये माइनस VBN है, ये माइनस VBN है, ये माइनस VCN, ये प्लस VCN, ये सब मिलकर के जीरो हो जाएंगे तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज VAB जो है वो 0 होता है। और हम जानते हैं कि VAB 0 इज इक्वल टू VBC 0 इज इक्वल टू VCA 0 होता है। मतलब सारे के सारे जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि एक वोल्टेज 0 आया तो मतलब सारे वोल्टेजेस जो होंगे वो 0 होंगे। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आ रहा है, ये थ्री फेज सिस्टम में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन लाइन वोल्टेजेस जो होता है वो नहीं होता है। इसको एक तरीके से अपन और समझ सकते हैं। देखिए जो लाइन वोल्टेज VAB होगा, यदि मैं उसका फेजर ड्रॉ करता हूं, सपोज ये वाला वोल्टेज VAB है, तो VBC कहां होगा, तो ऑब्वियसली VBC जो होगा वो B से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा VBC। तो ऑब्वियसली VCA कहां होगा, VCA जो होगा वो C से स्टार्ट होगा और A पे खत्म होगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा VCA। मतलब VAB प्लस VBC प्लस VCA, और चूंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसका मतलब इनका जो समेशन होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि VAB प्लस VBC प्लस VCA इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी अपन किसी फेजर्स को ऐड करते हैं, किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो मान लो एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है, मान लो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो इनका समेशन अपन कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाला एक वेक्टर जो होता है वही इनका समेशन होता है रिजल्टेंट वेक्टर का। याद है आप लोगों को। अब इस केस में क्या हो रहा है कि इन तीनों वोल्टेजेस का जो समेशन है वो यहीं पर आ जा रहा है,
मतलब वी आर की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 0 आ रही है। तो मतलब वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ए इज इक्वल टू, यदि 0 है तो वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ए इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब वी ए बी 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेजेस का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है वो 0 होता है। चलिए देखते हैं अगला रिजल्ट क्या है। ए 3-फेज सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट्स ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज। मतलब कोई भी 3-फेज जनरेटर जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट करता है, वो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट नहीं करता है। हम लोग जानते हैं 3-फेज जनरेटर के बारे में कि जो 3-फेज सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो बैलेंस 3-फेज वोल्टेज जनरेट करता है। बैलेंस 3-फेज वोल्टेज मतलब ऐसे वोल्टेज जिनके मैग्नीट्यूड आपस में सेम है और जिनके बीच में एंगल जो है 120 डिग्री होता है सभी फेजेस के बीच में। तो ये हम लोगों ने फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है जनरेटेड वोल्टेजेस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। इस डायग्राम को देख करके अपन ये बोल सकते हैं कि ए ई बी जो होता है वो ई ए के बराबर होगा। मतलब यदि मैं ई बी में ए को ऑपरेट करूँ तो वो ए क्या करता है, इस फेजर को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। मतलब वो ई ए की पोजीशन पे पहुंच जाता है और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दोनों के बराबर है, तो ए ई बी जो होगा वो ई ए के बराबर होगा। बिल्कुल वैसे यदि मैं इसी में ए स्क्वायर को ऑपरेट करता हूं तो 2 बार वो उसको 120 डिग्री से घुमाएगा, मतलब टोटल 240 डिग्री रोटेट करेगा। 240 डिग्री रोटेट करेगा मतलब एक बार यहाँ करेगा और दूसरी बार में यहाँ आ जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, वो ई ए की लाइन में आ जाएगा और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इसी जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा ई ए के। चलिए अब अपन देखते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए। तो ई ए वन जो होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/3 ई ए प्लस ए ई बी प्लस ए स्क्वायर ई सी। ठीक है, ई ए को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं ई ए प्लस ए ई बी जो होता है वो ई ए के बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ई ए प्लस ए स्क्वायर ई सी। देखिए ए स्क्वायर ई सी भी ई ए के बराबर होता है, तो वो भी अपन लिख देते हैं यहाँ पर ई ए। तो ई ए वन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ई ए, मतलब कि वो बराबर हो जाएगा ई ए के। तो क्या आ गया हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज जो है वो वोल्टेज ए के बराबर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ई ए टू का फॉर्मूला होता है ई ए प्लस ए स्क्वायर ई बी प्लस ए ई सी। तो देखिए ई ए को मैं फिर से एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस ए स्क्वायर ई बी को मैं ए इंटू ए ई बी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ए ई सी को मैं ए इंटू ए क्यूब ई सी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ए ऑपरेटर में। तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके आगे करते हैं एक बार और। तो ई ए टू इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा ई ए प्लस ए ई बी। देखिए ए ई बी हमने अभी भी ई ए प्रूफ किया था, तो ए ई बी की जगह मैं लिख देता हूँ ई ए प्लस ए इंटू ए क्यूब ई सी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई सी लिख सकते हैं। ए इंटू ए क्यूब ए टू द पावर 4 होता है और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी ए टू द पावर 4 होता है। चलिए एक स्टेप और करके देखते हैं इसको। तो ई ए टू क्या आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा ई ए प्लस ए ई ए प्लस ये ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर ई सी क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर ई सी हमने ई ए प्रूफ किया था, तो इस ए स्क्वायर ई सी की जगह पर मैं रख देता हूँ ई ए। अब ई ए को कॉमन निकालते हैं अपन, तो ई ए टू क्या आ जाएगा 1/3 ई ए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। और 1 प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है, ये हम ऑलरेडी ए ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ई ए टू इज इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब है जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज ए है वो आ जाता है 0। तो पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू आई थी, नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू 0 आई है। चलिए अब इसके आगे अपन देखते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है 1/3 ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी। अब हम जानते हैं कि ये तीनों वोल्टेजेस जो है वो बैलेंस है और बैलेंस वोल्टेजेस का समेशन हमेशा 0 होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका मतलब है ये 0 भी 0 होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि लाइन ए के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जो होते हैं वो 0 होते हैं। देखिए अब यदि हम लोग लाइन बी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग तो ए के बारे में बात कर ली, यदि हम बी के बारे में बात करते हैं तो बी का जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा EB1 और EB1 की जो वैल्यू होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ए स्क्वायर इंटू EA1 होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। और EA1 हम लोगों ने अभी भी देखिए यहाँ पर प्रूफ किया था कि EA1 इज इक्वल टू EA होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू EA। ठीक है, और ए स्क्वायर इंटू EA क्या होता है उसको भी देख ले अपन लोग। यदि मैं EA में ए को ऑपरेट करता हूं तो यहां पहुंचेगा और ए स्क्वायर को ऑपरेट करता हूं तो यहां पहुंच जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर EA जो होगा वो अल्टीमेटली यहीं पर रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है तो इसलिए ए स्क्वायर EA जो होगा वो EB के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि EB1 जो होगा
वो ई बी के बराबर होगा। अब नेगेटिव सीक्वेंस की यदि बात करें, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन बी क्या होगा, तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू ई ए टू। और ई ए टू तो हम लोगों ने देखिए अभी अभी यहाँ पर जीरो निकाला था, ई ए टू की वैल्यू यदि जीरो होगी तो ई बी टू की वैल्यू भी जीरो होगी। बिल्कुल वैसे यदि मैं जीरो सीक्वेंस की बात करूं, ई बी जीरो, तो ई बी जीरो जो होगा वो तो ई ए जीरो के बराबर होगा, तो वो जीरो होगा। चलिए अब अपन लाइन सी के बारे में बात करते हैं। तो लाइन सी का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा ई सी वन, और ई सी वन की वैल्यू जो होती है वो ई ए इंटू ई ए वन होती है, और ई ए वन जो है वो ई ए हम लोगों ने अभी भी प्रूव किया है, ई ए वन इज इक्वल टू ई ए हम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ए इंटू ई ए क्या होगा इस डायग्राम में देखते हैं। यदि मैं ई ए में ए को ऑपरेट करूं तो 120 डिग्री इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और पहुंच जाएगा ई सी की पोजीशन में, मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा ई सी के। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू होगा ई सी, तो ई सी वन इज इक्वल टू हो जाएगा ई सी, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन सी भी ई सी के बराबर होगा। नेगेटिव सीक्वेंस के बारे में बात करें थे ई सी टू के बारे में, तो वो होता है ए स्क्वायर ई ए टू, और ई ए टू देखिए हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर जीरो प्रूफ किया था, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो ई सी टू जीरो। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करें ई सी जीरो, तो ई ए जीरो के बराबर होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है, वो भी हो जाएगा जीरो। तो अल्टीमेटली इस रिजल्ट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर फॉर लाइन बी पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज जीरो होता है, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज भी जीरो होता है। फॉर लाइन सी यदि हम बात करें तो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज जीरो होता है, और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज भी जीरो होता है। तो हम लोगों ने अल्टीमेटली ये देखा कि तीनों फेजेस के लिए, फेज ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी, या ये बोले लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी तीनों के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये देखिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज हर केस में जीरो होते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसके पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हो गया अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट।